हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज 1 दिसंबर से CS प्रोफेशनल मॉड्यूल 3 का MCS सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक बैच। तो जो अनाउंसमेंट काफ़ी समय से पेंडिंग थी कि भाई कब स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, तो आज ही वो डे है। आज से हम लोग MCS जो सब्जेक्ट है ओल्ड सिलेबस का, उसका फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फर्स्ट व्यू क्लासेस जो है हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये बार बार क्वेरी आ रहा था, डाउट्स आ रहे थे कि MCS का जो है कोई जो है कोचिंग, कोई इंडस्ट्री, कोई भी जो है बैच नहीं ले रही है, चाहे रिवीजन हो, मैराथन हो। बट डोंट वरी, वी आर अलाइव एंड वी आर लाइव फ्रॉम टुडे। सो आज से हम लोग जो है MCS सब्जेक्ट के लिए डेली मिलेंगे। डेली हम लोग कुछ ना कुछ केस लॉस कंप्लीट करेंगे। नोट्स सारे प्रिपेयर्ड हैं, जो भी केस लॉस होने वाले हैं वो सारे दिसंबर 24 अटेम्प्ट और जून 25 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो गाइस, आपको बस क्या करना है, क्लासेस को ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपने केस लॉ की अंडरस्टैंडिंग समझ ली तो आपका जो है ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से चला जाएगा। ठीक है। तो क्या क्या होने वाला है इस बैच के अंदर, मैं आपको एक बार बता दूं। MCS सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जहां पे हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, यानी कि फास्ट ट्रैक तरीके से डिटेल्ड में आपको केस लॉ समझाया जाएगा। अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग जो है इस सब्जेक्ट का एक क्विक मैराथन भी करेंगे। जैसे ही हमारा फास्ट ट्रैक खत्म हो जाए, एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग एक मैराथन भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग सेशन, फिर से अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे हम लोग जो केस लॉ है उसको लिखना कैसे है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, वो भी हम लोग जो है यहाँ पे डील करने वाले हैं। दूसरी चीज जो मेन है वो है हेल्पर बुक, जो हम लोगों ने जो है बना ली है, लॉन्च कर दी है। जिसमें क्या होगा, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग MCS सब्जेक्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि हमारा पेपर जो है ओपन बुक रहने वाला है। तो भैया बच्चे मैंने देखे हैं, वो लोग सूटकेस में भर भर के किताबें लेके आते हैं, भर भर के। बट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ एक से दो बुक्स लेके जाते हैं, बेयर एक्ट लेके जाते हैं और कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ का मॉड्यूल लेके जाते हैं। तो हम इतना ज्यादा चीजें ले जाने का वर्थ रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक बुक चाहिए, सिर्फ हेल्पर बुक, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ना ही इसमें हजारों पेजेस है, ना ही इसमें मतलब बहुत ही लिमिटेड पेजेस बनाए गए हैं। जिससे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको वो केस लॉ ढूंढना है और उस केस लॉ का लीगल इशू और कंक्लूजन लिख देना है। मतलब इतनी शॉर्ट बुक बनाई है ना, जो हमारे स्टूडेंट्स पहले भी लेके गए थे एग्जामिनेशन में और अभी भी लेके जाएंगे। तो बड़ा वर्थ इट बुक है आपके MCS ओपन बुक सब्जेक्ट के लिए और IBC के ओपन बुक के लिए, बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो सर, आगे एक और चीज है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो दिल्ली में रहता है, लक्ष्मी नगर एरिया में रहता है या दिल्ली के आसपास रहता है, और वो फेस टू फेस इस बैच को अटेंड करना चाहता है, जैसे हमारे सामने जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं फेस टू फेस के लिए, तो फेस टू फेस अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन घर बैठ के क्लासेस अपना बैच जो है कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो पूरा पावर पैक सेशन होने वाला है MCA सब्जेक्ट के लिए। चैप्टर वाइज रिवीजन, मैराथन, आंसर राइटिंग, बुक मिलेगी, हेल्पर बुक मिलेगी, जिसमें अभी मैं आपको बताऊंगा वो बुक कैसी है, क्या रहने वाला है उसमें। फेस टू फेस चाहे पूरा इंटरेक्शन करना चाहे वो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जो भी आपको डिटेल्स वगैरह है, ये आपको अगर फर्दर कुछ भी अगर पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करना, मैसेज कर देना, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे क्या बैच रहने वाला है, कब से आप लोग इनरोल करा सकते हैं। फर्स्ट क्लास तो आपकी यूट्यूब पे रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग जो है आज ही इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। बैच दो तरीके से चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा एंड आप लोग फेस टू फेस भी अटेंड कर सकते हैं। जो बच्चा फेस टू फेस आना चाहता है वो आ सकता है दिल्ली लक्ष्मी नगर में MCS का बैच को इनरोल कराने के लिए। ठीक है। तो सर, हेल्पर बुक जो मैंने बात करी थी, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, मतलब आपका मॉड्यूल 800 से 1000 पेजेस का है MCS का। तो हमारा जो MCS का पेपर नहीं निकलता है, उसका रीजन मैं आपको बताऊं, सिर्फ दो रीजन है। दो रीजन की वजह से हमारे पेपर्स नहीं निकलते। पहला रीजन कि या तो हमें वो केस लॉ नहीं मिल रहा है, दूसरा रीजन हमारा पेपर टाइमली पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। बच्चों का जो है 100 मार्क्स का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पाता है, किसी का 80, किसी का 70, किसी का 90। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स है, या कह सकते हैं कि ये चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा मे बी जो है MCS का एग्जाम रुक रहा है।
तो हमने क्या किया है, एक कंपाइलर बुक प्रिपेयर करी है एमसीए सब्जेक्ट के लिए, जो आपको दिख रही है। इस बुक के अंदर केस लॉ गिवन है, कंपनी लॉ का केस लॉ नंबर 1 गिवन है, उसका लीगल इशू गिवन है, फैक्ट्स नहीं दिए। अब फैक्ट्स क्यों नहीं दिए, इसका कारण क्या है? फैक्ट्स आपको एग्जाम में भी मिल जाएंगे ना, तो फैक्ट्स तो एग्जाम में हम देख लेंगे क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो लीगल इशू हमें ढूंढना है कि भाई इस केस में ऐसा क्या हुआ था और इसका कंक्लूजन क्या है। तो वो लीगल इशू और उससे क्या टेक अवे निकल के आया, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला या हाई कोर्ट ने क्या बोला, वो आपको इस कंपाइलर बुक में मिल जाएगा। तो लीगल इशू से देखना है, टेक अवे दे दिया गया है और आपको आंसर लिख देना है। और जो फैक्ट्स होंगे, जो भी फैक्ट्स गिवन होंगे, वो तो आप बुक से अपने क्वेश्चन पेपर में देख ही लोगे कि ये फैक्ट्स हैं। तो फैक्ट्स वो लिखने हैं, लीगल इशू यहां से लिखना है, कंक्लूजन इस बुक से लिखना है। और जो मान लो ये केस कम से कम 1 से 2 पेज का था, इसको हमने कम से कम मतलब कितना 10 लाइन में भी मैक्सिमम नहीं होगा, 10 लाइन्स में हमने ये खत्म कर दिया है। जो आपको दिख रहा है ये हेल्पर बुक में जो ये शीट दिख रही है, ये पूरा केस लॉ नंबर 1 है। और अगर आप एमसीएस का बुक देखेंगे, उसमें ये कम से कम 3 पेज का, 2 पेज का उतना ऐड करके दिया हुआ है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये बुक। भले ही आप जो है ये रिवीजन लेक्चर्स ना देखिए, बट ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, मतलब आपका पेपर जो टाइमली कंप्लीट हो जाए 100 मार्क्स का, उसमें आपको बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो ये बैच कब से स्टार्ट होगा सर? ये बैच अभी ही स्टार्ट हो रहा है, हम लोग जो है आज ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे और फटाफट से सारे केस लॉस को खत्म करेंगे। पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन होगा, ऐसा नहीं कि चीजों को भगाया जाएगा, एग्जॉस्टिव तरीके से रिवाइज करेंगे, चीजों को समझेंगे और अंडरस्टैंडिंग जो भी केस लॉ से रिगार्डिंग है, जो भी कंक्लूजन है, उसको प्रॉपरली क्लियर करते हुए चलेंगे। तो हमारा जो है, आप लोगों को पता ही है, चार्टेड फैक्ट्री जो कि फेस टू फेस क्लासेस लक्ष्मी नगर में है, और ऑनलाइन तो हम लोग हमेशा डील करते ही हैं। तो एमसीए सब्जेक्ट का बैच जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है कंपनी लॉ केस लॉ सीरीज। तो कंपनी लॉ की जो केस लॉज हैं वो हम लोग आज डील करेंगे, जितने केस हो पाए। और जो ये एप्लीकेबल रहने वाला है दिसंबर 24 अटेम्प्ट, जो अभी एग्जाम आपका आने वाला है, और जून एग्जाम्स के लिए भी ये एप्लीकेबल है। ठीक है। तो हम लोग टच कर रहे हैं सबसे पहले अपना केस लॉज, कंपनी लॉ से रिलेटेड, जो कि है केस लॉ नंबर 1। जो केस लॉ का नाम है, ये आपको एग्जाम में बिल्कुल कोड करके आना है कि केस लॉ का रेफरेंस तो देके आओगे ना, एमसीएस का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला केस लॉ है अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल एंड ओआरएस। ज्यादा चीजें नहीं समझाई जाएंगी कि भाई ओआरएस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अभी आपको एग्जाम आपके सर पे है। तो जितना समझाया जा रहा है एग्जॉस्टिव समझाया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम जो है अच्छे से निकल जाए, एग्जामिनेशन तक आप लोग स्कोर कर पाए। तो अब जो है मैं थोड़ा सा अपना पेस को कम करूंगा, अगर कोई बच्चा है जिसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है। तो अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल के केस में क्या हुआ था? लीगल इशू ये था कि इफ पार्टीशन सूट इज पेंडिंग इन सिविल कोर्ट रिलेटिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। दो लोग थे, एक थी अरुणा ओसवाल और एक थे पंकज ओसवाल। तो ये जो है माँ बेटे थे, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया। पंकज ओसवाल को जो है कुछ शेयर्स मिलने थे कंपनी के, वो शेयर्स नहीं मिले। तो अगर एक कंपनी के शेयर्स अगर किसी पर्सन को मिल रहे हैं, आप लोग सीएस के स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको शेयर्स मिल रहे हैं किसी कंपनी के, तो आपको सिर्फ शेयर्स भी मिलते हैं या कंट्रोल भी मिलता है कंपनी का? शेयर्स मिलने का मतलब क्या होता है? आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ओनर बन गए यानी कि आपके पास क्या आ गया, उस कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो जैसे ही अब यही डिस्प्यूट चल रहा है अरुणा ओसवाल के बीच में और उनकी मदर के बीच में। तो अरुणा ओसवाल कह रही है कि नहीं, आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे, और जो है पंकज ओसवाल कह रहे हैं कि मुझे वो शेयर्स मिलेंगे। तो डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट के लिए सिविल कोर्ट में केस गया हुआ है। और सिविल कोर्ट में केस गया हुआ है, और जो पंकज ओसवाल है उसने तेजपाल यादव जैसे, जैसे आपने मूवी देखी होगी ना गोविंदा की, ऐसे बड़े बड़े वकील्स लगाए थे, लॉयर्स लगाए हुए थे। तो पंकज ओसवाल के केस में क्या हुआ कि ऐसा दिखने को मिल रहा था कि पंकज ओसवाल ये केस जीत जाएगा। ठीक है, ऐसा किसको लग रहा था? ये जो चीज लग रही थी, ये एनसीएलटी और एनसीएलएटी को लग रही थी। भाई ये तो जानते हो ना कि एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है? हाँ सर, ये तो जानते हैं, इतना भी बेवकूफ नहीं है हम लोग सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट से। तो एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने क्या कहा कि भैया ये व्यक्ति तो जीतने ही वाला है, इसका पलड़ा भारी है, ऑलरेडी इसने इतने अच्छे अच्छे वकील लगाए हुए हैं, तो ये केस जीत जाएगा। और अगर केस जीत जाएगा तो इसको कंट्रोल मिल जाएगा। कंट्रोल क्या मिलेगा? कंट्रोल यानी कि इसको 10% से ज्यादा का कंट्रोल मिल जाएगा कंपनी के अंदर। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है, लीगल इशू एक्चुअली क्या है मैं अगर आपको बताऊं, लीगल इशू ये है
कि इस पर्सन को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करनी है, कहां पे, अंडर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी कि ये कंपनी के ऊपर एक कंपनी है जिसमें पंकज ओसवाल भी थे और अरुणा ओसवाल उनकी मदर भी थी। तो पंकज ओसवाल को लग रहा था कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और अगर आपके साथ कुछ भी अनफेयर होता है तो आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी, आप लोग जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कहाँ पे, एनसीएलटी के पास। आपको जो है एप्लीकेशन डालनी है अंडर सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो कि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की बात करता है। बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है ना। एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम कुछ इतना शेयर्स तो होना चाहिए आपके पास, 10% या जो भी परसेंट है होना चाहिए। तो वही डिस्प्यूट चल रहा था कि इसके पास जो पंकज ओसवाल है, इस भाई साहब के पास अभी उतने शेयर्स रिक्वायर्ड नहीं थे, मान लो उसके पास 5% ही शेयर्स थे। बट जैसे ही वो सिविल सूट जीत जाता और उसको शेयर्स क्या हो जाते, अलॉट हो जाते, तो वो एलिजिबल हो जाता ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन डालने के लिए। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने क्या कहा, एनसीएलटी के पास पंकज ओसवाल गया और उसने बोला कि भाई मैं ऑल केस मैंने सिविल सूट में कर दिया है और सिविल सूट में मैं जीतने वाला हूं, तो ये शेयर्स मुझे मिल जाएंगे और आप मुझे जो है, आप मुझे अथॉरिटी दे और एलिजिबल बनाए कि मैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकूं। तो एनसीएलटी ने क्या बोला, एनसीएलटी ने इस इशू में, इस केस में ये बताया, ठीक है आप केस जीतने वाले हैं ना, तो ठीक है जीतने वाले हैं तो फिर तो शेयर्स मिल ही जाएंगे, कंट्रोल आ ही जाएगा आपके पास, तो ठीक है आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये था अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल के केस में, कि भाई लीगल इशू ये था कि आप केस जीतने वाले हैं, इस बेसिस पे क्या आपको जो है कंट्रोल दे देंगे या आपको एप्लीकेशन फाइल करने देंगे। तो एनसीएलटी ने तो हाँ बोल दिया और एनसीएलटी ने भी हाँ बोल दिया। यानी कि अरुणा ओसवाल अभी रो रही होगी, जो उसकी मदर है, तो वो रो रही थी, इसके आंसू ऐसे 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 जा रहे थे। तो अरुणा ओसवाल क्या करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर एनसीएलटी और एनसीएलटी ने पास किया था उसको सेट असाइड कर दिया। देखो टेक अवे क्या निकल के आया। अब ऑर्डर क्या था, एनसीएलटी ने ये ऑर्डर पास किया था कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि शेयर्स आपको मिल जाएंगे और आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो जो ये ऑर्डर पास किया था इसको सेट असाइड कर दिया, यानी कि हटा दिया गया है, यानी कि ये ऑर्डर को अब वैलिड नहीं करेंगे हम। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई सिर्फ इस बेसिस पे कि आप केस जीतने वाले हैं हम आपको एप्लीकेशन फाइल करने नहीं दे सकते। तो एनसीएलटी हेल्ड दैट, तो सिविल कोर्ट जब तक फाइनलाइज नहीं कर दे, सिविल कोर्ट जब तक फाइनलाइज नहीं कर दे कि भाई आपको जो है शेयर्स मिलेंगे, तो एनसीएलटी ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि भाई शेयर्स की फाइनल होल्डिंग जो है वो पंकज ओसवाल को मिलेगी। तो ये था केस लॉ नंबर 1, अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई जब तक सूट फाइनलाइज नहीं हो जाता, यानी कि पार्टीशन सूट जो है शेयर से रिलेटेड अलॉट नहीं हो जाते, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर पास नहीं कर देता, तब तक एनसीएलटी या एनसीएलटी कोई भी हो, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, क्या एनसीएलटी इस बेसिस पे आपको जो है एप्लीकेशन करने के लिए जो है राइट दे सकता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया एक ऑर्डर पास करके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहां पे ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था ये अरुणा ओसवाल के केस में बताया गया है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जब तक सिविल कोर्ट फाइनलाइज नहीं कर देता आप जो है क्या नहीं कर सकते, सूट इनिशिएट या कहते हैं एप्लीकेशन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की फाइल नहीं कर सकते। तो यहां पे यही डिसाइड हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी। तो ये था केस लॉ नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर मैं आपको छोटा सा एक समरी दे दूं कि यहाँ पे दो लोग थे, एक अरुणा ओसवाल थी, दूसरे पंकज ओसवाल थे, पंकज ओसवाल। तो इन भाई साहब को ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन को फाइल करना था, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। बट ये लोग ये कहाँ गए, एनसीएलटी के पास गए, एनसीएलटी ने कहा ठीक है अगर आपको शेयर्स मिलने वाले ही हैं तो ठीक है हम लोग अप्लाई आपको जो है एलिजिबल कर देते हैं, आपको राइट देते हैं कि आप लोग आप क्या कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एनसीएलटी के पास जाके अपील कर दी अरुणा ओसवाल ने कि ऐसा मेरे साथ गलत गलत हो रहा है, तो आप जो है ऑर्डर सेट असाइड कर दो। तो एनसीएलटी ने सेट असाइड नहीं करा, उसने एनसीएलटी ने बोला कि भाई जो है ऑर्डर एनसीएलटी ने पास किया है वो सही है।
तो ये भाई ये फिर रोने लग गई। तो अरुणा ओसवाल फिर कहाँ गई, सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी ऑर्डर पास किया है एनसीएलटी और एनसीएलएटी ने, उसको सेट असाइड कर दो। यानी कि जब तक सिविल कोर्ट फाइनलाइज नहीं करते कि शेयर्स पंकज ओसवाल को मिलने वाले हैं, वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ये था केस लॉ नंबर 1। अब एग्जाम में जो है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि भाई ऐसा कोई केस आता है जहां पे एनसीएलटी ने ऐसा प्रिज्यूम किया हुआ है। बहुत सिंपल केस लॉज आते हैं, बस आपको देखना है कि वो केस लॉ कौन सा था। वो अरुणा ओसवाल वाला केस लॉ था, वो फर्स्ट केस लॉ है, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपका केस लॉ नंबर 1। सेकेंड केस लॉ हम लोग जो है डील कर रहे हैं, जो है आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्री। आशीष ओ लालपुरिया को तो वैसे भी काफी लोग जानते होंगे। तो आशीष ओ लालपुरिया के केस में क्या हुआ था, कुमाका इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए अप्लाई किया था। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की स्कीम आप लोग जानते होंगे। तो उसने एनसीएलटी में अप्लाई किया था, कुमाका इंडस्ट्रीज करके एक जो भी कंपनी थी, ठीक है। अब जो एक शेयर होल्डर थे जिनका नाम कुमाका था, कुमाका एक शेयर होल्डर थे, इनको क्या हुआ, नोटिस नहीं मिला, डिड नॉट सेंड नोटिस, सॉरी। शेयर होल्डर्स जो थे, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, उनको क्या हुआ, उन्होंने ये बात कही कि भाई कुमाका इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने किसी को भी, किसी भी रेगुलेटर को, अब रेगुलेटर आप लोग जानते हैं, किसी के लिए सेबी रेगुलेटर हो सकता है अगर लिस्टेड कंपनी है, सीसीआई रेगुलेटर हो सकता है, इनकम टैक्स रेगुलेटर होता है। तो जितने भी रेगुलेटर्स हैं उनको नोटिस सर्व नहीं किया गया। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे प्रोविजन दिया गया है कि आपको सारे रेगुलेटर्स को क्या देना है, नोटिस देना है। तो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग कुमाका इंडस्ट्रीज ने किसी को भी नोटिस नहीं दिया। और जो रीजनल डायरेक्टर्स है, उसने भी कुछ फ्लॉज निकाले, गलतियां निकाली कंपनीज के ऊपर कि कंपनी ने कुछ चीजें सही नहीं करी हुई है। तो आरडी ने भी ऑब्जेक्शन रेज करा कि भाई ये कंपनी सही नहीं कर रही है। शेयर होल्डर्स ने भी कहा कि भाई इन्होंने नोटिस सबको नहीं बेचा है। तो शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे थे इस केस में कि स्कीम जो है ना मियर फॉर्मेलिटी है, यानी कि इन्होंने पहले ही चीजें अप्रूव कर दी है, हमसे कुछ पूछा पूछा नहीं है, और ये अब आ रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन कराने के लिए। ये ऑलरेडी सारी चीजें करके बैठे हुए हैं। ये स्कीम जो आपको दे रहे हैं ना एनसीएलटी भाई, तो ये सिर्फ एक क्या है, एक मियर फॉर्मेलिटी है, ये आपको दे रहे हैं, ये ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अब मुझे आप लोग बताओ, क्या एनसीएलटी को एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए? आपका आंसर यही आना चाहिए कि सर एनसीएलटी को ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। बट इस केस में क्या हुआ, एनसीएलटी ने उनकी एप्लीकेशन सेक्शन 230 के अंदर एक्सेप्ट कर ली। सेक्शन 230 आपको पता है ना, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे यही केस हुआ भाई, उन्होंने ना नोटिस दिया, आरडी ने ऑब्जेक्शन रेज करी है उसको भी नहीं माना, और इसके बावजूद भी एनसीएलटी ने क्या करा, इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये लोग अब क्या, जो शेयर होल्डर्स थे, आशीष और लालपुरिया जो थे, ये भाई साहब कहाँ गए, ये गए रोते रोते किसके पास जाएंगे अब, एनसीएलटी से तो ये खुश नहीं है, तो ये जाएंगे एनसीएलएटी के पास, ठीक है। तो फिर ये एनसीएलटी के पास गए। तो एनसीएलटी ने हेल्ड किया बिफोर अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी फॉर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि एनसीएलटी के पास जाने से पहले आपको सारी चीजें, मतलब बिफोर अप्रूवल, सारा नोटिस जितना भी है सारे रेगुलेटर्स को आपको देना पड़ेगा। अ नोटिस ऑफ जो भी है आपका स्कीम से रिलेटेड हैज टू बी गिवन टू ऑल द रेगुलेटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे रेगुलेटर्स को देना जरूरी है, यानी कि जो भी रेगुलेटर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपका सेबी रेगुलेटर होगा, अनलिस्टेड है तो सेबी को नहीं देना होगा। तो जो भी रेगुलेटर्स आपको जो है एप्लीकेबल हैं, जिनको आपको जो है ये नोटिस देना है, तो वो नोटिस देना पड़ेगा। तो एनसीएलटी ने क्या करा, सेट असाइड कर दिया। जो सेट असाइड मतलब हटा दिया, उखाड़ के फेंक दिया एक ऐसा ऑर्डर जो किसने पास किया था, एनसीएलटी ने पास किया था। एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दी थी, तो अब वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। एनसीएलटी ने सेट असाइड कर दिया ऑर्डर, और एनसीएलटी का जो ऑर्डर था वो डिस एनकरेज कर रहा था कंप्लायंस को, यानी कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा तो एनसीएलटी बोला कोई बात नहीं, नोटिस नहीं भेजा ना, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, एनसीएलटी ने बोला आपको कंप्लायंस को एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस एनकरेज। अगर आप कंप्लायंस को ऐसे एनकरेज करने लग जाएंगे, यानी कि डिस एनकरेज करेंगे, तो सीएस की वैल्यू फिर कम हो जाएगी। आज के समय पे सीएस, एक कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई क्यों है? क्योंकि हर किसी को कंप्लायंस को सीरियसली लेना पड़ रहा है। हर कोई एनसीएलटी हो गया या जो भी बड़े बड़े अथॉरिटीज, एमसी हो गया, वो फोड़ रही है तरीके से, फाइन लगा रही है, पेनल्टीज लगा रही है, इम्प्रिजनमेंट्स के चीजें बढ़ रही हैं।
तो इसी वजह से तो फिर कंपनीज और डायरेक्टर्स क्या लेंगे, कंप्लायंस को सीरियसली लेंगे। तो इसी वजह से एनसीएलटी ने कहा, अगर अगर एनसीएलटी ने ये बोला कि अगर हम यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देंगे तो सब लोग ऐसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे एनसीएलटी जो है वेव ऑफ नहीं कर सकता, यानी कि जो नोटिस देने का प्रोविजन था उसमें वेव ऑफ नहीं कर सकता, आपको नोटिस सबको देना पड़ेगा। तो ये था केस लॉ नंबर सेकंड, आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज। इस केस में क्या हुआ था कि कुमाका इंडस्ट्री एक कंपनी जो है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल कर रही है, और एनसीएलटी ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। किस बेसिस पे कि इस कंपनी ने नोटिस नहीं दिया हुआ है, आरडी ने ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं। इस बेसिस पे भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस थे और आपने नहीं दिया ना नोटिस, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप बाद में कर लेना। तो इस बेसिस पे एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी थी। बट इस केस में क्या हेल्ड हुआ कि एनसीएलटी ने सेट असाइड कर दिया जो भी ऑर्डर किसने पास किया था, जो ऑर्डर एनसीएलटी ने पास किया था कि भाई आपको एनकरेज करना है कंप्लायंस को, ना कि डिस एनकरेज। मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे, तो वो चीज यहाँ पे है। तो केस लॉ नंबर 1 पढ़ा हमने, जो था कि अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। उस केस में क्या हुआ था, पार्टीशन सूट पेंडिंग है और जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि भाई आपको जो है क्या नहीं मिलेगा, कोई राइट नहीं मिलेगा कि आप ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कर पाए। सेकंड केस था केस लॉ नंबर सेकंड, जो आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्री का केस था कि आपको जो है वेव ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। जो भी नोटिस आपको सारे रेगुलेटर्स को देना है, आपको देना पड़ेगा, जो भी रेगुलेटर्स हैं उनको नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो केस लॉ नंबर 1 हो गया जो कि था अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। सेकंड केस लॉ हमारा कंप्लीट हो चुका है, आशीष ओ लालपुरिया वर्सेस कुमाका इंडस्ट्रीज, एनसीएलटी का केस था ये। फर्स्ट जो केस था आपका वो सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो मेरी एक बात अगर मैं बताऊं, आप लोग जो है ना यहीं से चीजों को याद करना शुरू कर दो। कोशिश क्यों करनी है कि भाई पेज पलट के हम लोग आंसर्स लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। अब देखो सारी चीजें याद हो गई हमें, तो हम इसको अपने आप भी एग्जाम में लिख सकते हैं। फैक्ट्स दिए होंगे, लीगल इशू आपको पता चल गया कि हाँ ऐसा कुछ लीगल इशू हुआ था, और ये केस जो है आशीष और लालपुरिया का है या फिर अरुणा ओसवाल का है। तो 2 केस लॉ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं अपने थर्ड केस लॉ पे। थर्ड केस लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस लॉ है मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा वर्सेस आरओसी मुंबई, एनसीएलटी का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी जो थी वो स्ट्राइक ऑफ हो गई। कंपनी स्ट्राइक ऑफ होती है ना, ये प्रोविजन हमने पढ़ा हुआ है। कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई, उसके बाद स्ट्राइक ऑफ होने का मतलब अब कंपनी कोई बिजनेस रन नहीं कर सकती, कुछ नहीं हो सकता, कंपनी इज गोइंग मतलब स्टॉप, कोई बिजनेस वो रन नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ समय बाद सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, किसके पास, अप्लाई कर दी, अपील कर दी एनसीएलटी को कि भाई इसको रीस्टोर किया जाए। इस कंपनी में अभी भी जो है इन्होंने काफी जो है ड्यू पे नहीं करे थे, इन्होंने टैक्स पे नहीं किया था। तो इनकम टैक्स जो अथॉरिटीज है उन्होंने केस इनिशिएट कर दिया टू रीस्टोर द नेम ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी थे उसका नाम रीस्टोर करने के लिए। तो अभी तक क्या था इस केस में, एक कंपनी थी जिसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। बाद में पता चलता है कि इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट्स किए हुए हैं, पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सीआईटी है, उन्होंने कहा कि भाई इस कंपनी को रिस्टोर किया जाए। एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करी, और एनसीएलटी ने जो भी अपील फाइल करी गई थी उसको अलाउड कर दिया, यानी कि अब कंपनी क्या हो गई, रिस्टोर हो गई। तो सर ये तो अच्छी बात है। तो इस केस में लीगल इशू क्या आया, लीगल इशू ये आया कि भाई जब भी एक कंपनी रीस्टोर होती है, प्रोविजन गिवन है आपके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जब भी एक कंपनी रीस्टोर होती है तो उसको क्या देना होगा, एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। किसको, जितने भी कंपनीज के डायरेक्टर्स थे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि भाई हम ये कंपनी को क्यों रीस्टोर ना करें। अच्छा सर, तो वो तो दिया होगा ना, नहीं। इस केस में एनसीएलटी ने कोई जो है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, कुछ नहीं किया, और उनको क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया कंपनी को, बिना डायरेक्टर से पूछे, बिना उनको अपॉर्चुनिटी दिए। ठीक है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, OOBH, हैज टू बी गिवन टू द रिस्टोरेशन ऑफ कंपनी टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। क्या हमें डायरेक्टर्स को रिस्टोरेशन करने से पहले अपॉर्चुनिटी देनी होगी। तो आंसर इस केस में यही हेल्ड हुआ, एनसीएलटी के पास अपील कर दी डायरेक्टर्स ने, तो एनसीएलटी ने यही बोला कि आपको बिफोर रिस्टोरेशन
जब भी आप रिस्टोरेशन का ऑर्डर पास करेंगे, अपॉर्चुनिटी जो है आपको देनी पड़ेगी टू ऑल द कंसर्न पार्टी, चाहे डायरेक्टर्स हो, मेंबर्स हो, आपको सबको देना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, तो यहाँ पे पहले आपको क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी डायरेक्टर्स को। उसके बाद जो है फिर एनसीएलटी के बाद ऑप्शन है। अब देखो इस केस में ये कितने फुदू वाली बातें करते हैं कि डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि भाई हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि ठीक है हम आपको अब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डायरेक्टर्स, हम भूल गए थे आपको OOBH देना, तो ठीक है अब आपको सुना जाएगा। आप हमें बताइए डायरेक्टर्स, अब हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अब आपकी कंपनी को हम बंद या रीस्टोर क्यों ना करें। तो उन्होंने कहा हम लोगों ने अच्छे से काम किया था, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, अब हमें हमारी कंपनी को प्लीज़ आप रिस्टोर ना करें, बंद ही रहने दें, हमें बहुत तकलीफ होगी उसके बाद। तो अब यहाँ पे एनसीएलटी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है आपने आपको हमने अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है हमने आपकी बात सुन ली, अब हम फिर से रिस्टोर करें, हम आपकी बात नहीं सुन रहे। तो होना ऐसे ही है, यानी कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देने के ऊपर ये केस गया हुआ था, बाकी जो ऑप्शन है वो एनसीएलटी के पास है कि वो रिस्टोर करे या ना करे। तो इस केस में क्या हुआ था, कंपनी स्ट्राइक अप हो गई थी और उसको जो है इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपील कर दी एनसीएलटी के पास कि इसको वापस से रिस्टोर करो। बस केस यही था कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई डायरेक्टर्स को, और एनसीएलटी ने बोला कि आप पहले उनको अपॉर्चुनिटी दो, सुना जाए उनको, उसके बाद जो है आपको जो फैसला लेना है, कंपनी रिस्टोर करना है नहीं करना है, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस केस में यही हुआ कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। क्या कंपनी जो भी रिस्टोर हो रही है बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एनसीएलटी के ने ये हेल्ड किया कि आपको जितने भी कंसर्न पार्टी हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, हेंस इस केस में अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है केस लॉ नंबर 5 हम लोग टच कर रहे हैं, अली बाबा नबी बादशाह वर्सेस स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम एंड ओआरएस। हाई कोर्ट का केस था। इस केस में बहुत सिंपल केस है, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। इस केस में यही हुआ था कि डायरेक्टर एक कंपनी का जो है वो रिजाइन हो गया, उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया, उन्होंने अपना नोटिस दे दिया, वो कंपनी से चले गए। अब डायरेक्टर एक कंपनी में पहले अपॉइंटेड था, ठीक है, डायरेक्टर एक कंपनी में पहले अपॉइंटेड था। अब उन्होंने क्या करा, इस जगह पे इस डेट पे उन्होंने रेजिग्नेशन का नोटिस दे दिया। अब कंपनी से डायरेक्टर रिजाइन कर चुका है। अब क्या हुआ, इस कंपनी के जो भी कुछ फॉल्स डिफॉल्ट हुए होंगे, कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो इस बेसिस पे किसी पर्सन ने इस डायरेक्टर के ऊपर केस फाइल कर दिया, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। तो कंपनी ने जो है चेक का डिसऑनर कर दिया था इस व्यक्ति का, यानी कि डिसऑनर ऑफ चेक कर दिया। तो इस व्यक्ति ने इस डायरेक्टर के ऊपर भी केस फाइल कर दिया और कंपनी के ऊपर भी केस फाइल कर दिया। तो लीगल इशू सिंपल सा ये बनता है कि डायरेक्टर क्या लायबल होगा फॉर डिस ऑनर ऑफ चेक, क्योंकि वो तो रिजाइन कर चुका है ना। तो आप अगर एज ए स्टूडेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप लोग बनने वाले हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि एक डायरेक्टर या हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी से अगर हम लोग रिजाइन कर देते हैं उसके बाद के एक्ट्स के लिए क्या हम लोग लायबल हैं। तो सिंपल सा आंसर निकल के आता है, सर अगर मैं एक कंपनी में वहां से रिजाइन कर चुका हूं तो उसके बाद के एक्ट्स के लिए कंपनी लायबल होगी ना, मैं तो लायबल नहीं होऊंगा। तो इस केस में भी यही हेल्ड हुआ कि कंपनी के बाद के यानी कि रेजिग्नेशन के बाद के सारे एक्ट्स के लिए कंपनी लायबल होगी, ना कि डायरेक्टर लायबल होगा। और कंपनी जो भी डायरेक्टर के रेजिग्नेशन से पहले के एक्ट हैं उसके लिए डायरेक्टर लायबल रहेगा। तो दो लीगल इशू यहाँ पे बनते हैं कि रेजिग्नेशन देने से पहले और रेजिग्नेशन का नोटिस देने के बाद। तो रेजिग्नेशन का नोटिस देने से पहले डायरेक्टर जो है लायबल रहेगा फॉर ऑल द एक्ट्स डन बिफोर द रेजिग्नेशन ऑफ नोटिस जो भी कंपनी को दिया गया था। और जो भी बाद के एक्ट होंगे आफ्टर रेजिग्नेशन, जो भी एक्ट होंगे, तो डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लाइबल। क्या लाइबल होगा रेजिग्नेशन देने के बाद? नहीं सर। दो ही चीजें हैं, आपने नोटिस कब दिया वो चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप आ सकता है कि इस डेट पे रेजिग्नेशन दिया गया, तो रेजिग्नेशन से पहले के एक्ट के लिए डायरेक्टर वो लाइबल रहेगा क्योंकि वो वहां पे एम्प्लॉयड था। रेजिग्नेशन के बाद के एक्ट के लिए डायरेक्टर लायबल नहीं रहेगा क्योंकि वो वहां से निकल चुका है, रेजिग्नेशन दे चुका है। कंडीशन यही है कि नोटिस देना जरूरी है, इस केस में बोला गया था, ठीक है। तो ये केस था हमारा, सिंपल सा केस था। ये केस हाई कोर्ट में गया था, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि केस कहाँ का था।
तो मिस्टर अलीबाबा वाला केस था ये। अलीबाबा के केस में डायरेक्टर क्या रेजिग्नेशन देने के बाद लाइबल होगा क्या फॉर द डिसऑनर ऑफ चेक। ये जो केस था वो डिसऑनर से रिलेटेड था। तो एग्जाम में जो है कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आता, यही केस आ जाएगा ऐसा कि भाई चेक डिसऑनर हुआ है, क्या डायरेक्टर लाइबल होगा या नहीं होगा। तो बस यही चीजों का आपको ध्यान देना है। 5 केस हम लोगों ने करे, बहुत सिंपल केस थे। पहला हमने अरुणा उस्वाल का केस करा, फिर उसके बाद हमने आशीष और लालपुरिया का केस करा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो है थर्ड केस लो क्या करा था, थर्ड केस लॉ मिस्टर पंकज कुमार मिश्रा से रिलेटेड केस था जहां पे स्ट्राइक ऑफ हो गया। फोर्थ जो केस था हमारा, नेक्स्ट जो केस है ये अलीबाबा वाला केस है। अलीबाबा वाला केस यानी कि डायरेक्टर वाला केस, ओके। उसके बाद केस लॉ नंबर 6 हम लोग जो है देख रहे हैं। केस लॉ नंबर 6 उतना खास नहीं है कि बस यहाँ पे ये बोला गया है कि एक कंपनी थी, ये केस था डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी वर्सेस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यानी कि SFIO। इस केस में क्या हुआ था कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं, एक कंपनी थी, इस कंपनी के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा था। ये कंपनी ने कुछ जो है फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है तो जो है एक SFIO ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, ठीक है। तो फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, सारी चीजें हुई। अब इस कंपनी में एक नॉमिनी डायरेक्टर भी थे। मान लो मैंने कंपनी को कुछ लोन दिया, मैंने कंपनी को कुछ लोन दिया, तो मैं एक नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूँ ना। जैसे बैंक अगर किसी कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है तो लोन के एग्रीमेंट में एक नॉमिनी क्लॉज होता है, यानी कि हम लोग एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को देखेगा, बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा। तो एक पर्सन था जो नॉमिनी डायरेक्टर था, वो कंपनी में अपॉइंटेड था। तो केस यही इनिशिएट हुआ कि SFIO ने इसके अगेंस्ट भी केस इनिशिएट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला कि भाई इसके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या आप लोग मुझे बताइए, एक नॉमिनी डायरेक्टर जिसने सिर्फ लोन दिया है कंपनी में, सिर्फ ये बोर्ड मीटिंग में आता था, तो क्या इसको हम लोग लाइबल कर देंगे, क्या इसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगी। तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ कि नॉमिनी डायरेक्टर को हम लाइबल नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। अगर एक स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेशन या स्पेसिफिकली SFIO ने कुछ अगेंस्ट में रिपोर्ट के अंदर ना मेंशन करा हो तो। SFIO ने एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर था इसको सारी इंफॉर्मेशन पता थी कि कंपनी में डिफॉल्ट हो रहा है, फ्रॉड होने वाला, ये बैठा हुआ था, बट अगर उसको कुछ पता ही नहीं है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो यही इस केस में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो पर्सन जो कि नॉमिनी डायरेक्टर है कंपनी का, उसको हम लोग समन नहीं कर सकते फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू सेक्शन 128, 129, 448, रेड बिट सेक्शन 447, अनलेस अगर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो कि SFIO ने दी है उसमें मेंशन नहीं है तो, ठीक है। ये केस जो है वैसे BSL से रिलेटेड रिलेटेड था। तो यहाँ पे यही केस जो है हुआ था, सिंपल सा केस है कि नॉमिनी डायरेक्टर अगर अगर वो अवेयर था फ्रॉड से रिलेटेड तो उसको लाइबल करेंगे। अगर नॉमिनी डायरेक्टर को कुछ नॉलेज ही नहीं है और रिपोर्ट में भी कुछ मेंशन नहीं है कि ये लाइबल होगा या इसके अगेंस्ट में एक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम लोग उस नॉमिनी डायरेक्टर को समन नहीं कर सकते। सिंपल सा केस है। अगर एग्जाम में केस स्टडी आती है तो वहां पे सिंपल लिखा होगा क्या नॉमिनी डायरेक्टर को हम लोग समन कर सकते हैं, तो आंसर इज अगर उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिकली, देखो मैंने रेड पेन से, रेड से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस पॉइंट को लिखना है आपको। तो अगर स्पेसिफिकली एलिगेशंस नहीं लगे हैं रिपोर्ट के अंदर तो नॉमिनी डायरेक्टर को हम लोग समन नहीं कर सकते। उसके बाद केस लॉ नंबर 7 आता है। केस लॉ नंबर 7 जो है इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस केस को हम थोड़ा जो है, अगर मैं बताऊं तो वैसे उतना टिपिकल है नहीं, बट फिर भी हम इसको थोड़ा लेट देखेंगे। इसको हम जो है ड्यू रख देते हैं केस लॉ नंबर 7 को। केस लॉ नंबर 8 बहुत आसान सा है। केस लॉ नंबर 8 में ये हुआ था कि आप लोग टाई वाई पहन के पूरा एकदम बन ठन के क्या करने गए, आप लोग जो है कंपनी की मीटिंग कराना चाहते हैं और आपने एक रेजोल्यूशन पास किया, आपने एक रेजोल्यूशन पास किया जो था कि स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया आप लोगों ने। और उस स्पेशल रेजोल्यूशन को आपने जो है क्या लिख दिया, उल्टा फुल्टा कुछ लिख दिया, यानी कि आपने जो है ROC को जो है MGT 14 फाइल किया, बताया गया कि भाई हम लोगों ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है। और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह आपने क्या लिख दिया बताऊं, SR की जगह लिख दिया आपने यूनानिमस स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने यूनानिमस स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। यानी कि एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपसे एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, यानी कि टाइपिंग एरर हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया है, सब कुछ बढ़िया किया है, बस वहां पे एक
क्लॉज में, एक पॉइंट में आपने लिख दिया कि एसआर की जगह हमने यूनानिमस स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है। तो भाई आप टाई वाई लगा के गए और देखो आपने कैसा एरर कर दिया। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी ये आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो इस केस में हुआ। तो क्या जो आपने रेजोल्यूशन पास किया था वो वैलिड रहेगा या इनवैलिड हो जाएगा सिर्फ इस बेसिस पे कि आपने सिर्फ टाइपिंग में गलती कर दी। वोटिंग आपने सही करी, 75% वोट्स आपने कास्ट करवाए, वोट्स इन फेवर, सारी मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन कराई, बस एक टाइपोग्राफिकल एरर आपने इस केस में कर दिया जो कि इस केस में हुआ था। तो क्या वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास किया था क्या वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि जो रेजोल्यूशन आपने पास किया है वो चाहे स्पेशल हो चाहे ऑर्डिनरी हो वो वैलिड रहेगा। मे भी चाहे वो हो सकता है आपसे, आप भी ह्यूमन है, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है। तो एग्जाम में केस स्टडी आएगा कि अगर टाइपिंग एरर के कारण आपने जो है स्पेशल रेजोल्यूशन को कुछ और लिख दिया तो वो जो है शेल नॉट इनवैलिडेट आपका स्पेशल रेजोल्यूशन एज वॉइड, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है। उसके बाद एक और केस आता है, विजय गोवर्धन दास कलंत्री वर्सेस एएनआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। सिंपल सा केस है। अगर मैं एक स्टेट में रहता हूँ, यानी कि मेरा स्टेट मान लो मेरा मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, और आपकी जो कंपनी है वो है मुंबई में, ठीक है, तो हम लोग जो है मतलब कोई भी डिस्प्यूट हुआ है वो कहाँ पे फाइल कर सकते हैं? यानी कि मान लो मैं दिल्ली में हूँ, मुझे केस फाइल करना है और मेरी सामने वाली पार्टी भी दिल्ली में ही है जिसके अगेंस्ट में केस फाइल करना है, पर मैं केस इनिशिएट कर रहा हूँ मुंबई के हाई कोर्ट में जाके। मैं वहां घूमने गया था तो मैंने वहां केस लॉ इनिशिएट कर दिया। तो जो है यहाँ पे इस केस में यही बताया गया कि आपकी जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही आप केस इनिशिएट कर सकते हैं। इस केस में यही था कि वेदर द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द पावर आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ विच इट्स इट हाई कोर्ट, यानी कि दूसरे हाई कोर्ट के में जो है केस इनिशिएट करना चाहिए था। क्या वो मुंबई हाई कोर्ट वाला केस जो है हाई कोर्ट उसे ट्राई कर सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे जो है ये बोला गया कि नहीं, आपको जो है अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग ही, अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही करेंगे, अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई में ही करेंगे। तो यही सिंपल सा केस था। और इसके मेजरली ये केस लॉस आते भी नहीं है। केस लॉ नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। केस लॉ नंबर 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केस लॉ नंबर 10 में अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ था, केस लॉ नंबर 10 जो है आरओसी द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वेस्ट बंगाल वर्सेस करण किशोर सामंती, ठीक है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि अब हमारे ऊपर जो है कंपाउंडिंग वगैरह लग जाती है। कंपाउंडिंग से आप लोग समझ रहे हैं ना? पेटिशन आपने मान लो कोई भी आपने कंप्लायंस जो है प्रॉपरली नहीं करा, और अगर कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं किया तो आपके ऊपर फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट लगता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर फाइन लग रहा है या इम्प्रिजनमेंट लग रहा है या फिर जो है फाइन और पेनल्टीज लग रही है, तो इस केस में क्या होता है? अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग कंपाउंडिंग के लिए जाते हैं। और कंपाउंडिंग में क्या हुआ कि हमने इस केस में अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रिब्यूनल ने, आप कंपाउंडिंग के लिए ट्रिब्यूनल के पास गए, एनसीएलटी के पास गए कि कंपाउंडिंग करने के लिए मेरा सर 1 लाख का जो है फाइन जो है लगेगा। मान लो आपने कोई भी प्रोविजन ब्रीच किया, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पेनल्टी गिवन होती है या फाइन दिया होता है कि मिनिमम 1 लाख रुपए फाइन लगा सकते हैं और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। तो एनसीएलटी ने क्या करा, 50 लाख का फाइन लगा देना चाहिए, है ना। मिनिमम 1 लाख लग सकता था और मैक्सिमम 50 लाख लग सकता था। तो मिनिमम 1 लाख रुपए फाइन लगेगा आपके ऊपर और मैक्सिमम 50 लाख रुपए का फाइन लगेगा एज पर द लॉ, ठीक है। बट एनसीएलटी ने आपके ऊपर 50,000 का फाइन लगा दिया, यानी कि जो मिनिमम फाइन प्रिस्क्राइब था उससे कम का कंपाउंडिंग कर दी, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि मैं एनसीएलटी के पास गया, सर मेरे से ना ब्रीच हो गया है और मिनिमम जो है 1 लाख का फाइन लगेगा और मैक्सिमम 1 करोड़ का। तो एनसीएलटी ने कहा ठीक है हम कंपाउंडिंग कर देंगे आपके ऊपर 50 लाख, 50 लाख का वैसे लग रहा है, तो हम क्या करते हैं आपको 50,000, आप लोग 50,000 पे कर दो पेनल्टी और आप लोग जो है आपकी कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो अब ये केस यहाँ पे यही हेल्ड हुआ कि भाई फाइन तो 50 50 लाख का है, या मान लो एग्जाम्पल अगर ले तो फाइन मान लो आपके ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम फाइन लग रहा है 5 लाख, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 10 लाख का फाइन आपके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो इतना फाइन आपके ऊपर लग रहा है और एनसीएलटी ने मान लो पहले आपके ऊपर ये डिसाइड किया कि आपको 10 लाख का फाइन लगेगा। तो फिर आप क्या करें? आप कंपाउंडिंग के लिए चले गए। कहाँ गए? कंपाउंडिंग के लिए गए
और कंपाउंडिंग में एनसीएलटी ने क्या करा, 5 लाख से कम अमाउंट का फाइन लगा दिया। यानी कि मान लो 1 लाख रुपए का फाइन आपके ऊपर इम्पोज कर दिया। यानी कि जो मिनिमम फाइन प्रिस्क्राइब था उससे कम की कंपाउंडिंग कर दी। तो इस केस में यही चीजें आई, यही लीगल इशू था कि जो मिनिमम फाइन प्रिस्क्राइब्ड है उससे कम की कंपाउंडिंग हो सकती है। तो जो हेल्ड हुआ वो यही था कि नहीं, कंपाउंडिंग जो होगी वो मिनिमम जो अमाउंट है उससे कम का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस केस में यही टेक अवे निकल के आया। तो जो कंपाउंडिंग फीस है वो ज्यादा होनी चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए मिनिमम फाइन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, मान लो मिनिमम 1 लाख रुपए फाइन लग रहा है, मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए लग रहा है, तो 1 लाख से कम की कंपाउंडिंग नहीं कर सकते आप। मिनिमम 1 लाख तक आपको जो है कंपाउंडिंग अलाउड है, चाहे एनसीएलटी हो चाहे एनसीएलटी हो। तो सर यही थे हमारे आज के केस लॉज जो हमने पढ़ा। केस लॉ नंबर 1 हमने पढ़ा, जो कि आशीष कौन सा था, अरुणा ओसवाल का, अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल। जिस केस में क्या हेल्ड हुआ कि जब तक पार्टीशन सूट फाइनलाइज नहीं हो जाता आपको कोई शेयर्स नहीं मिलेंगे, आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलने वाला। उसके बाद हम लोगों ने कुमाका इंडस्ट्री और आशीष ओ लालपुरिया का केस देखा था कि उस केस में क्या हुआ था कि एनसीएलटी को जो है ये नहीं कह सकता कि ठीक है आपने नोटिस नहीं दिया तो इस बेसिस पे आप एप्लीकेशन जो है कर सकते हैं। तो आपको इस केस में, सेकंड केस में यही हेल्ड हुआ था कि सारे लोगों को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। केस लॉ नंबर सेकंड हम लोगों ने देखा था। उसके बाद केस लॉ थर्ड देखा हमने कि ये कंपनी थी जो स्ट्राइक ऑफ हो गई और उसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसको रिस्टोर करने का ऑर्डर पास किया, जहां पे डायरेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया। तो आप मुझे बताओ क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए? बिल्कुल, डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। इवन उसके बाद एनसीएलटी के बाद ऑप्शन है कि वो उसको रिस्टोर करे या नहीं करे। ठीक है, उसके बाद हमने अली बाबा भाई साहब का केस देखा था, जहां पे क्या डायरेक्टर लायबल होगा आफ्टर द नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, जब वो कंपनी को दे देता है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि जैसे ही उसने नोटिस दे दिया रेजिग्नेशन का, उसके बाद के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होगा और उसके पहले के एक्ट के लिए वो लायबल होगा जो इसमें वो एम्प्लॉयड था। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो केस देखा वो राजेश कुमार यदुवंशी का केस देखा, जहां पे नॉमिनी डायरेक्टर को हम समन नहीं कर सकते अगर कोई स्पेसिफिक, देखो मेन पॉइंट यही है, अगर कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मेंशन नहीं हुई है, एलिगेशन रिपोर्ट नहीं हुआ है इस केस के अंदर, तो नॉमिनी डायरेक्टर हमको हम समन नहीं कर सकते। उसके बाद हमने केस लॉ नंबर 8 देखा कि टाइपोग्राफिकल एरर था मिनट्स के अंदर। आपने मिनट्स दिए और मिनट्स बुक के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पे आपने क्या लिख दिया, स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह पे आपने बच्चों क्या लिख दिया, आपने यूनानिमस स्पेशल रेजोल्यूशन लिख दिया। तो क्या एक टाइपोग्राफिकल एरर के की वजह से क्या रेजोल्यूशन वॉइड हो जाएगा? नहीं सर, इस केस में डिसाइड क्या हुआ कि भाई रेजोल्यूशन वॉइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमने जो है केस देखा वो था विजय गोवर्धन दास का। उस केस में क्या इशू हुआ कि भाई हमारा जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। अगर मेरी जुरिस्डिक्शन दिल्ली है तो मैं दिल्ली में फाइल करूंगा, अगर मुंबई है तो मुंबई में फाइल होगा। उसके बाद लास्ट जो केस हमने पढ़ा वो केस था कि कंपाउंडिंग क्या मिनिमम फाइन जो प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के अंदर, मोदी जी ने जो कानून बनाया है कि मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 10 लाख लगेगा, क्या उससे कम की कंपाउंडिंग कर सकते हैं? तो आंसर है इस केस में हमें यही टेक अवे निकल के आया, यही कंक्लूजन निकल के आया कि नहीं सर, इस केस में चाहे कोई भी केस हो कि हम लोग कंपाउंडिंग मिनिमम जो अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है उससे कम का नहीं कर सकते। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये था हमारे केस लॉस जो हमने करे थे, 10 केस लॉस हमने आज लोग देखे। तो यही थी सर हमारी एमसीएस का फास्ट ट्रैक बैच, इसी तरीके से रहेगा जहां पे चैप्टर वाइज रिविजन्स होंगे, लास्ट में मैराथन करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। हेल्पर बुक मैंने आपको दिखा दी। अगर फेस टू फेस आप लोग लक्ष्मी नगर आके ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स आपको मेंशन्ड है स्क्रीन पे, आप लोग इनरोल करा सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कि हमारी जो है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे हम लोग जो है फुल सिलेबस का टेस्ट लेंगे, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सारे स्टूडेंट्स के लिए। फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको फ्री में मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग लेना चाहते हैं। रिवीजन लेक्चर फेस टू फेस भी चल रहे हैं, लाइव एट होम भी चल रहे हैं। तो लक्ष्मी नगर आके आप फेस टू फेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव भी आप क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज, जहां पे आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। आपका पेपर एक कंपनी सेक्रेटरी इवेलुएट करके देगा। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट दे सकते हैं, सारी चीजें आपको एमसीएस बैच के साथ मिलने वाली है। अब सर एक बार प्राइस की बातें कर लें, प्राइस बहुत नॉमिनल रखा है। अगर आप एमसीएस का बैच ऑनलाइन लेना चाहते हैं, घर बैठे बैठे लेना चाहते हैं, तो आपको जो है सिर्फ एक 500 का अमाउंट पे करना है। आपको डिटेल्स शेयर कर देना पड़ेगा, इंक्वायरी के लिए नंबर दिया गया है।
और फेस टू फेस अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे फेस टू फेस पढ़ने में मजा आता है, तो लक्ष्मी नगर आके हमारे सेंटर पे आप लोग जो है फेस टू फेस भी अटेंड कर सकते हैं, जिसका जो है प्राइस फीस जो है 1000 रुपीज रहने वाला है, जिसमें आपको सारी चीजें आपको मिलेंगी। इस बैच के अंदर एमसीएस का टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, सब कुछ मिलेगा। बस आपको ज्वाइन होना है जल्द से जल्द, ठीक है। तो ये बैच जो था, ये क्लास जो थी यूट्यूब पे ही अवेलेबल रहेगी अभी, और कुछ दिन बाद 1 से 2 वीडियोस के बाद हम लोग जो है अपने ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे और क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये बैच जो है पसंद आया होगा, सारे केस लॉस आपको समझ आ रहे होंगे, हेल्पर बुक आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप लोग वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करना। इस मोमेंट पे कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टीज आपको जो है एमसीएस से रिलेटेड जो है कोई चीज नहीं प्रोवाइड कर रही है। हम लोगों ने फिर से जो है एक इंटरेस्ट शो किया है आप लोगों के लिए कि हाँ ठीक है बच्चे हैं, अगर लाइव जो है देखेंगे एमसीएस का जो भी नए अपडेट्स आई है तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जो भी ओल्ड सिलेबस देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मे बी आपसे वीडियो जो है मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं सर वीडियो को, और हम लोग आगे मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे एमसीएस के फास्ट ट्रैक बैच के साथ, फेस टू फेस एंड ऑनलाइन एट होम। ओके, सो गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, खूब मस्ती मस्ती से पढ़िए। और इस बार जो है आपका बिल्कुल ये बैच जो है आपका एग्जाम निकलेगा एमसीएस का, ऐसे नोट्स प्रिपेयर हुए हैं कि आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा केस को जो है फाइंड आउट करने के लिए। तो यही सब था सर। ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से, अगर जिसको कोई भी डाउट्स हो वो आप लोग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, और कमेंट बॉक्स में अपना जो है कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, सारी बता सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं दोस्तों सब।